आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन स्पेक्ट्रोस्कोपी लेके चल रहे थे, जिसे कि है अवरक्त स्पेक्ट्रोस्कोपी भी या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके चल रहे हैं। इंट्रोडक्शन हमने ले रखा था। नेक्स्ट है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी या कंपन घूर्णन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी इसी को कहते हैं। और यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के कंपन किन नियमों का पालन करते हैं, उसमें हुक्स नियम महत्वपूर्ण है। हुक्स नियम की चर्चा करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर जो ऊर्जा आरेख या स्थितिज ऊर्जा आरेख बनेगा वो कैसे प्रदर्शित किया जाता है और कंपन आवृत्ति या कंपन तरंग संख्या को हम कैसे दर्शाते हैं, इन छोटे प्रक्रिया को लेकर एक छोटा सा टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम प्रारंभ कर रहे हैं। अपने यहाँ पर मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ वो केवल ध्रुवीय द्विपरमाणु अणुओं के लिए जो कि आईआर सक्रिय या वाइब्रेशनल सक्रिय या वाइब्रेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसमें स्थायी द्विध्रुव आगुण होता है। वे द्विपरमाणविक ध्रुवीय अणु आईआर सक्रियता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम HCl, CO, NO आदि अणुओं को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसका द्विध्रुव आगुण पहले से ही है और घूर्णन के समय भी इनके द्विध्रुव आगुण के अंदर निरंतर परिवर्तन होता है। इसलिए ये आईआर विकिरणों का अवशोषण करके उन विकिरणों के अवशोषण द्वारा निश्चित ऊर्जा स्तरों के अंदर संक्रमण दर्शाते हैं। और उसकी व्याख्या करने के लिए हम यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं एक ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु यदि कोई लिया गया है तो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु का यदि कंपन हो रहा है तो ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु का जो कंपन है, यह कंपन हम दो रूपों में प्रदर्शित करते हैं और इसकी व्याख्या दो तरीके से की जाती है। तो यहाँ पर हम इस कंपन को या तो मान के चलते हैं सरल आवर्ती दोलक के रूप में, यह कंपन सरल आवर्ती दोलक, या इसको इंग्लिश में लिखें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर मान करके हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं, या फिर हम अनावर्ती दोलक मान करके इसकी व्याख्या करते हैं। अनावर्ती दोलक, अनावर्ती दोलक को इंग्लिश के अंदर हम लिखते हैं एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। पहले था सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, या तो हम द्विपरमाणविक अणु के कंपनों को सरल आवर्ती दोलक मान करके व्याख्या करते हैं, या फिर इसको अनावर्ती दोलक या एन हार्मोनिक ऑसिलेटर मानकर उनकी व्याख्या करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के रूप में। जो भी द्विपरमाणु अणु के कंपन है उन कंपनों की यदि व्याख्या की जाए तो सरल आवर्ती दोलन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के जो कंपन है, ये कंपन हुक के नियम का पालन करते हैं, क्योंकि इनके कंपन सरल आवर्ती दोलक के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। तो सरल आवर्ती दोलक हुक के नियम को प्रदर्शित करता है या हुक के नियम की व्याख्या करता है। तो यहाँ पर जो भी ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु है उसके कंपन सरल आवर्ती दोलक माने जाएं तो ये हमेशा हुक के नियम का पालन करते हैं या हुक्स लॉ का पालन करते हैं। तो सर्वप्रथम हम यहाँ चर्चा करते हैं हुक्स लॉ, HOOKES हुक्स लॉ के रूप में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और हुक्स लॉ कहता है कि यदि कोई भी सरल आवर्ती करता हुआ दोलक है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, यदि मैं सिंपल ऑसिलेटर की बात करूं, ऑसिलेटर अपनी मूल स्थिति पर है और यदि ये दोलन करते हुए अपनी मूल बिंदु से जितनी अधिकतम दूरी तक ये विस्थापित होता है, जिस दिशा में ये विस्थापित होगा उसके विपरीत दिशा में बल लगता है, जिसकी वजह से ये वापस मूल स्थिति की ओर लौट आता है। अगर विस्थापन इस दिशा में है तब भी ये बल लगने के कारण अपनी मूल दिशा में लौटकर आ जाता है। तो यहाँ पर विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा के अंदर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। तो किसी भी दोलक को अपनी मूल स्थिति में लौटाकर लाने के लिए जो बल प्रयुक्त किया जाता है उसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं? प्रत्यानयन बल, या इंग्लिश में इसको कहा जाता है रीस्टोरिंग फोर्स। और रीस्टोरिंग फोर्स को हम शॉर्ट के अंदर FR के रूप में मैं यहाँ प्रदर्शित करता हूँ, प्रत्यानयन बल के रूप में प्रदर्शित करता हूँ। तो यहाँ प्रत्यानयन बल क्या कर रहा है कि मूल बिंदु से कोई भी दोलक
जितनी ऊंचाई तक या मूल बिंदु से जितना विस्थापित हुआ है उसकी दूरी जितनी ज्यादा होगी उसका प्रत्यानयन बल उतना ही अधिक हो जाएगा। इसका मतलब प्रत्यानयन बल मूल दोलक के मूल बिंदु से विस्थापन की दिशा के समानुपाती या विस्थापन के जो मान है या मात्रा है उस विस्थापन की मात्रा के व्युत्क्रय के समानुपाती होता है। तो विस्थापन जितना ज्यादा होगा प्रत्यानयन बल उतना ही अधिक लगेगा। यदि मूल बिंदु से कम दूरी पर विस्थापित हुआ है तो प्रत्यानयन बल कम लगेगा, मूल बिंदु से ज्यादा दूरी तक विस्थापित हुआ है तो प्रत्यानयन बल क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो हुक नियम कहता है कि किसी भी सरल आवर्ती दोलन करते हुए किसी भी पिंड या आणविक कंपन में विस्थापन जितना हो रहा है वह विस्थापन प्रत्यानयन बल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी सरल आवर्ती दोलन करते हुए द्विपरमाणविक ध्रुवीय अणु के कंपन का प्रत्यानयन बल उसके मूल बिंदु से विस्थापन के समानुपाती होता है। तो इसको हम इस रूप में प्रदर्शित करें, प्रत्यानयन बल को हम रीस्टोरिंग फोर्स को ऐसे लिखें और यदि विस्थापन को x के रूप में प्रदर्शित किया जाए तो ये हो जाएगा विस्थापन की मात्रा और ये विस्थापन हम मूल बिंदु से नापकर प्रदर्शित करते हैं। और चूंकि प्रत्यानयन बल हमेशा ही विस्थापन की दिशा के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अगर मूल बिंदु से विस्थापन इधर हो रहा है तो प्रत्यानयन बल इस दिशा में लगेगा, मूल बिंदु से विस्थापन इधर हो रहा है अगर दोलक का तो यहाँ पर बल कहाँ लगेगा, प्रत्यानयन बल उसके विपरीत दिशा में लगता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर दोनों की दिशा भिन्न होने के कारण हम यहाँ पर चिन्ह के रूप में ऋणात्मक चिन्ह काम में लेते हैं, जिसमें Fr प्रोपोर्शनल हो जाएगा -x, अर्थात किसी भी सरल आवर्ती दोलन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणुओं के कंपन का की विस्थापन की मात्रा के समानुपाती। और यदि इसको बराबर के रूप में लिखा जाए तो रीस्टोरिंग फोर्स या प्रत्यानयन बल बराबर एक कांस्टेंट रख दिया जाएगा। इसको हम बल नियतांक के रूप में Kf करके प्रदर्शित करते हैं और विस्थापन को हम x से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो सूत्र दिया गया है इसी को हम हुक का नियम कहते हैं, जिसके अंदर Fr जो दिया गया है ये प्रत्यानयन बल है, जबकि Kfx जो दिया गया है इसमें Kf जो प्रदर्शित किया गया है ये बल नियतांक को दर्शाता है, फोर्स कांस्टेंट है और फोर्स कांस्टेंट को हम इस रूप में प्रदर्शित करते हैं 4 पाई स्क्वायर c स्क्वायर ओमेगा ई बार स्क्वायर इंटू म्यू के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसके अंदर c प्रकाश का वेग, म्यू बार स्क्वायर जो दिया गया है ये कंपन आवृत्ति को दर्शाता है, म्यू ई बार जो दिया गया है ये कंपन तरंग संख्या को प्रदर्शित करता है, लेकिन इसको हम कहते हैं आवृत्ति। तो ये है तरंग संख्या, कंपन तरंग संख्या। ई जो लिखा है ये इक्विलिब्रियम के लिए प्रदर्शित होता है, इसलिए इसको हम साम्य कंपन तरंग संख्या भी कहते हैं। और उसके बाद में नेक्स्ट लिखा गया है म्यू। म्यू यहाँ पर रिड्यूस्ड मास है, जिसको हम सममित द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसका सूत्र हम पहले ले चुके हैं, m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2 के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके अंदर c प्रकाश का वेग, म्यू ई बार साम्य कंपन तरंग संख्या, जिसको तरंग आवर्ती के रूप में भी प्रदर्शित किया जाता है लेकिन है तरंग संख्या ही। उसके अलावा म्यू जो दिया गया रिड्यूस्ड मास या सममित द्रव्यमान को दर्शाता है और इसके मान से हम Kf ज्ञात करते हैं जो कि बल नियतांक कहलाता है। और उसके बाद में इस सूत्र में जो x दिया गया है ये मूल स्थिति से किसी भी कंपन करते हुए अणु या फिर हम कह सकते हैं दोलन करते हुए किसी पिंड की मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें दिया गया ऋणात्मक चिन्ह केवल यहाँ पर x और f की दिशा को विपरीत होने की प्रक्रिया के रूप में दर्शाया गया है, जबकि यहाँ पर कहीं पर भी रिस्टोरिंग फोर्स ऋणात्मक नहीं होता है, केवल x और इनकी दिशा भिन्न होने के कारण हम चिन्ह के रूप में यहाँ पर माइनस का उपयोग करते हैं। उसके बाद में यदि यहाँ पर x को प्रदर्शित किया जाता है तो कंपन करते हुए अणु के लिए यदि x की बात की जाए, कंपन करते अणु की बात करें
तो कंपन करते हुए अणु के अंदर बंध लंबाई इस तरीके से प्रदर्शित की जाएगी। दो नाभिकों के मध्य की दूरी को बंध लंबाई r के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और यदि कंपन होता है तो अणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी बढ़ेगी। इसको मैं यदि साम्य इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या बंध लंबाई आर क्यू के रूप में लिखूं तो विस्थापन होता है या दोनों के बीच की दूरी बढ़ती है तो इसको आर से प्रदर्शित किया जाए तो प्रत्यानयन बल वापस इसको क्या करेगा, कम करते हुए इक्विलिब्रियम की ओर लेके आएगा। तो ऐसी स्थिति में आर इक्विलिब्रियम अर्थात साम्य बंध लंबाई और यहाँ पर स्ट्रेचिंग डिस्टेंस है या बंधों के बीच की अधिकतम दूरी या जो न्यूनतम दूरी आ रही है उनके मध्य के अंतर के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसको प्रदर्शित करेंगे r माइनस आर इक्विलिब्रियम जो है इनके मध्य की जो दूरी है इस दूरी को यहाँ पर किससे दर्शाया जाता है, x के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अर्थात यहाँ पर x जो विस्थापन की मात्रा है ये विस्थापन की मात्रा बंध लंबाई में परिवर्तन के रूप में प्रदर्शित की जाती है जिसमें r विस्थापन के बाद या कंपन करते हुए अणु की बंध लंबाई और जबकि ये साम्य बंध लंबाई को प्रदर्शित करती है और इन दोनों का जो अंतर होगा वही x के रूप में दर्शाया जाता है। तो कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु जो दिया गया है उस अणु के लिए हुक्स लॉ अगर पूछा जाए तो आप यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, यह मान लिख करके रीस्टोरिंग फोर्स प्रदर्शित करेंगे। तो एफ आर बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का चिन्ह और उसके बाद में फोर्स कांस्टेंट इनटू आर माइनस आर इक्विलिब्रियम या साम्य बंध लंबाई के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो वापस ध्यान देना, यदि एग्जाम में किसी भी कंपन करते हुए ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के लिए हुक नियम पूछा जाए तो आप वहां x की जगह r माइनस आर इक्विलिब्रियम लिख करके प्रदर्शित करें और फिर दर्शाएं कि r यहाँ पर क्या है, बंध लंबाई में वृद्धि और कमी पर जो बंध लंबाई है उसको r से दर्शाएंगे तथा r इक्विलिब्रियम यहाँ पर साम्य बंध लंबाई को प्रदर्शित करता है और यही इसके हुक नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम यहाँ पर हुक नियम के अंदर जो r और r इक्विलिब्रियम कैसे परिवर्तित होता है उसकी व्याख्या करेंगे और साथ में यहाँ पर उस कंपनित या कंपन करते हुए सरल हार्मोनिक मोशन करते हुए किसी ध्रुवीय द्विपरमाणु अणु के अंदर उसकी स्थितिज ऊर्जा कैसे प्रदर्शित होती है, स्थितिज ऊर्जा आरेख कैसे बनता है और वहाँ पर उनकी विभिन्न घूर्णन स्तर के अंदर जो विभिन्न ऊर्जा हैं या उनकी तरंग संख्या है उनका आकलन कैसे करते हैं। थैंक यू सो मच।